चले एक नई डगर, आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर, बादलों पर हम चले एक नई डगर, बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करे पहाड़ों का सफर। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी और आज मैं आपको लेके आया हूं डिस्ट्रिक्ट सोआबी की तहसील टोपी में। एक्सप्लोर करेंगे यहाँ कल्चर को, इसके साथ साथ यहाँ बात होगी मकामी लोगों से। आपको एक जरगे में भी लेके जाएंगे। क्लासिकल मौसीकी जो यहाँ की ट्रेडिशनल है, ख़ास करके जब हम पख्तून बेल्ट में आते हैं यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी नज़र डालेंगे। और ख़ास करके तहसील टोपी में 2 डैम हैं, एक गाजी बरोथा और एक तरबेला डैम, उनके ऊपर भी लेके जाएंगे। टूरिस्ट से भी बात होगी और इसके साथ साथ हम आपको लेके जाएंगे तारीखी अमारात की तरफ भी। बहुत कुछ है आज के प्रोग्राम में, क्योंकि एक्सप्लोर कर रहे हैं हम खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट सोआबी की तहसील टोपी को। आप हमारे साथ रहें। खैबर पख्तूनख्वा से निकलने वाले दरियाए सिंध के किनारे आबाद रोशन पानियों की सरजमीन सोआबी की तहसील टोपी की खूबसूरत चोटियां और दिलकश वादियां अपने अंदर न सिर्फ हजारों साल पुराने आसारे कदीमा समोए हुए हैं, बल्कि इस इलाके की तारीख भी इंतहाई अहम है। सोआबी की तहसील टोपी के मुशायर में साहबजादा अब्दुल क़य्यूम खान के इस इलाके में अनमेंट नकोश आज भी दिखाई देते हैं, जिनमें कई स्कूल्स और 1912 में बनाया जाने वाला इस्लामिया कॉलेज पेशावर नुमायां और सर फहरिस्त हैं। बरतानी सरकार ने साहबजादा अब्दुल क़य्यूम खान की खिदमात के इतराफ़ में उनको खान बहादुर, नवाब और सर के खिताबात के अलावा कैसर हिंद एजाज से भी नवाजा, जबकि मकामी लोगों में वो सरहद के सर सैयद के नाम से पहले ही मशहूर थे। साहबजादा अब्दुल क़य्यूम खान हिंदुस्तान की मरकजी मजलिस से कानून साज के रुकन और उस वक्त के सूबा सरहद के वजीर आला के ओहदे पर भी फाइज रहे। वो 1930 से 1932 के दौरान लंदन में होने वाली गोल मेज कॉन्फ्रेंस में भी शरीक हुए। वो पहले इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन थे, लेकिन कायदे आजम के कायल करने पर वो मुस्लिम लीग में शामिल हुए तो दिल और जान से क़याम पाकिस्तान के लिए कोशां रहे। ताहम वो पाकिस्तान बनने से कबल 4 दिसंबर 1937 को वफात पा गए। परवेज साहब, सबसे पहले तो हमें बताइएगा जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये इलाके कब से आबाद हैं? मुगलों से बहुत पहले यहाँ पे बुद्ध मत के हिंदू शाही डायनेस्टी, हाँ उस वक्त से। और कुछ यहाँ हम कोई ज़मीनें ठीक कर रहे थे, मेरे वालिद को अल्लाह जन्नत नसीब करे। हमें कब्रें मिली थी जो बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट थी, बंदे उस पर स्ट्रेट खड़े थे। तो आप अब इमेजिन करें कि कौन से ज़माने, बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। और यहाँ का एक कब्रिस्तान है सिखों के साथ, यहाँ टोपी में भी बहुत बड़ी लड़ाई हुई है। अच्छा। और पठान औरतें जहाँ भी हैं, चाहे वो अफरीदी हैं, चाहे वो शिनवारी हैं, चाहे वो गदून की हैं, वो पर्दा नहीं करती हैं। और यूसुफजई जो इसमें आ रहे थे वो ये भी पर्दा नहीं करते थे। लेकिन जब यहाँ लड़ाई हुई बहुत ज़बरदस्त और बहुत सारे लोग उसमें ज़ख्मी हुए, ये औरतें जाके उनकी मरहम पट्टियाँ ये वो, फिर उस वक्त का जो बुज़ुर्ग था उसने इनको सुना है कि दुआ की है कि अल्लाह आपको पर्दे में रखे और खुश रखे। तो उस ज़माने में हमारे जो उस्मान का इलाका है इसमें औरतें जो हैं वो बापर्दा है। आप टोपी के बारे में बताइएगा, यहाँ की रवायात के बारे में बताइएगा, यहाँ जो भाईचारा और हुजरा कल्चर के बारे में बताइएगा। टोपी का ये मशहूर है कि जी लोग
गदून से आते थे इधर अपने मतलब कहीं गमी शादी इधर उधर, तो रास्ते में पहले लोग घोड़ों पे आते थे, तो जिस हुजरे के सामने गुजरते थे वो उनको पकड़ के नीचे लाते थे कि यहाँ खाना खाना है, यहाँ सब कुछ करना है, तब यहाँ से गुजरते। और सारे इलाके के जितने भी लोग थे वो यहाँ आते थे, रात इस हुजरे में ठहरते थे, खाना भी यहाँ खाते थे और यहाँ मस्जिद में ठहर जाते थे। हम उसको मुसाफिर कहते थे। ये बताइएगा कि बहुत ही मशहूर शख्सियत, उसका ताल्लुक भी टोपी से ही है, और अंग्रेज़ के दौर में वो NWFP के जो उस वक्त सूबा था, शुमाल मगरबी सरहदी सूबा, उसके वज़ीर आला रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ साहबजादा अब्दुल क़य्यूम ख़ान साहब के बारे में, मरहूम के बारे में। उनके बारे में ज़रा बताइएगा। सर साहबजादा अब्दुल क़य्यूम ख़ान एक हीरा था जो कि इराक़ में पड़ा हुआ था। वो यहाँ आया और उसको अंग्रेज़ों ने तराशा, और जो उसने काम किए हैं इस इलाके के लिए, सारे पठानों के लिए, इस पुख्तूनी के लिए, वो यादगार हैं। ख़ास कर हमारे इलाके के लिए उसने सबसे पहले यहाँ कोई भी जिस तरह रीडिंग का अस्पताल है उसी स्टाइल का अस्पताल उसने यहाँ बनाया, और उसमें बाकायदा वार्ड और सारा A1। मुझे याद है कि वहाँ सर्जरियाँ होती थी। फिर उसने यहाँ पे हाई स्कूल बनाया। जब इस्लामिया कॉलेज बना रहा था तो उस वक्त उसने टोपी में भी हाई स्कूल बनाया, और बेइंतहा काम उसने किए हैं, ये सड़क, ये सारे, और बहुत ज़्यादा उसने मेहनत की, और बहुत ज़्यादा बेइंतहा होशियार था। उसके मुतालिक एक बात मशहूर है कि जी ये बाजौड़ के लोग गए अंग्रेज़ों के पास और उनको कहा कि जी ये सर साहबजादा अब्दुल क़य्यूम जो है ये हमें जो माजिब देता है बहुत कम देता है, और ये जो अफरीदियों को शिनवारियों को देता है हमसे डबल ट्रिपल देता है। अच्छा। तो अंग्रेज़ ने उससे पूछा, साहबजादा साहब ये क्या आप कर रहे हैं? उसने कहा जी आओ मेरे साथ बैठो। वो गया जमरोद, वहाँ लोगों को दिखाया जी किसी ने बंदूक पड़ी हुई है, किसी ने तलवार रखी हुई थी, और औरतें काम कर रहे थे और वो अपने उस चीज़ में मशगूल थे। फिर उसको ले गया बाजौड़, और हर एक बंदे को खड़ा करके उसको जेब से उसकी कंघी और शीशा निकलता था। अच्छा। तो देखा ये लोग नहीं है, लोग वो हैं, इसलिए उनको डबल मार। फिर अंग्रेज मान गया कि हाँ ये सही है। अच्छा। तो वो तो होशियार बंदा था जी। इसके अलावा उनसे अंग्रेज बड़ी जो शख्सियात थी वो भी यहाँ मिलने आती रही। सारी दुनिया यहाँ पे, ये टोपी जो था ये ऐसे समझे कि ये सूबा सरहद का कैपिटल था, CM हाउस था। आप बताइएगा वो जो पुराना भाईचारा, वो रवायात, वो ख़त्म क्यों होती जा रही हैं? अब ये जो TV आ गई है, मॉडर्न ज़माना आ गया, अब टेलीफोन आ गया, इस वजह से। वरना पहले ये जब नहीं होते थे तो लोग यहाँ हुजरों में बैठे होते थे, बातें करते थे, शाम को खेलते थे, दोपहर को उसको हम तती कहते थे, रात को हम उसको कहते गौतम कोला। वो बंदे बैठे होते थे 2 टीम, और वो जो मतलब अपने आप को बिजी, और सुबह सवेरे अपने काम पे जाते थे, 10-11 बजे फारिग होते थे, मतलब हल चलाया, ये किया वो किया, 10-11 बजे फिर आफ्टरनून में जाके जानवरों के लिए खुराक शुराक ये वो ले आते। सबसे पहले ज़रा सर डिस्ट्रिक्ट स्वाबी के बारे में बताइएगा, कितने रकबे के ऊपर ये मुहित है? स्वाबी जो हमारा है ये 1543 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर मुहित रकबा है, और जो अभी सेंसस हुए हैं, जो रिसेंट हमारे सेंसस हुए हैं उसके मुताबिक हमारी जो आबादी है वो तकरीबन 1.84 मिलियन है। इस वाले स्वाबी में हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव 4 तहसील हैं, 2 सब डिवीज़न है, और इसमें रज़ल तहसील हमारा जो सबसे बड़ा तहसील है आबादी के लिहाज से भी और रकबे के लिहाज से, सबसे फर्टाइल लैंड है हमारा। इसके अलावा लाहौर तहसील जो सब डिवीज़न का हिस्सा है, रज़ल भी, स्वाबी सब डिवीज़न में हमारा टूबी तहसील है। एडमिनिस्ट्रेटिवली मैं बात करूँगा तो स्वाबी के जो डायनामिक्स थोड़े से चेंज हैं, क्योंकि हर एक तहसील के अपने डायनामिक्स से, अपनी उसकी फीचर्स है, एजुकेशन के लिहाज से काफ़ी मतलब आगे हैं।
एजुकेटेड पीपल है, पीसफुल लोग है। इसके अलावा सर हमें बताइएगा यहाँ पर टूरिज्म का पोटेंशियल क्या है? टूरिज़्म के हवाले से जिस तरह कि आपने बताया कि हमारे पास यहाँ तरबेला डैम जो है, मतलब है कि एक बड़ा उसका इम्पैक्ट आपको पता है कि बिजली के लिहाज से सबसे बड़ा एशिया का जो उस लिहाज से बड़ा डैम है, जिसकी कैपेसिटी बिजली की और पैदावार भी आप लोगों की यूनिट की बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पर जो गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट बना हुआ है, इसके अलावा सर हमारा जो कलमार जो है वहाँ पर ट्रेडिशन एक फोक स्टोरी भी है वहाँ पर यूसुफ खान शेरबानू की, और साथ में यहाँ पर जो हमारा नोग्राम है जसन तो बुनियर में है, लेकिन आर्कियोलॉजी की साइड है, आर्कियोलॉजी की साइड है बिल्कुल। इसके अलावा सर यहाँ पर जो इंडस रिवर है उसका एक वसी रकबे पर वो फैला हुआ है स्वाबी में, और मतलब है और कि वहाँ पर भी मुख्तलिफ टूरिस्ट स्पॉट जो हैं वो डेवलप किए गए हैं, और खास करके क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम की आमद है, तो वहाँ जो तरबेला डैम की मछली है वो खाने के लिए भी बहुत दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं उन पिकनिक स्पॉट के ऊपर। बिल्कुल यही है कि जो चारसदा के लोग और नौशहरा के और इस तरह के जनरेशन जो हमारे लोग मतलब है कि हैं, तो वो भी स्वाबी आते हैं। और वहाँ पर जो हमारा जो स्टीपा जो मतलब कल्चरल लैंड के लिए बना हुआ एक कैनाल सिस्टम है, उसी में लोग नहाने के लिए और स्विमिंग के लिए दूर दराज से लोग आते हैं, और तकरीबन हज़ारों के लोग जो है स्वाबी उसकी मतलब है कि पोस्टर करते हैं, और यहाँ पर उसके लिए एक मतलब है कि पिकनिक स्पॉट बना हुआ है। जो हमारा इंडस बीच है वो तो मतलब यहाँ से लेकर हरिपुर उस साइड से लेकर स्वाबी से अटक तक जो है वो हमारे स्वाबी में फाल करता है, और लोगों के लिए एक बड़ा हब है वो टूरिज़म के हवाले से, और काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं और वहाँ पर अपने आप को मतलब है कि तफरीह की। और मेन कबाइल यहाँ पर जो बड़ा ट्राइब है यूसुफजई ट्राइब, यूसुफजई मेन ट्राइब है स्वाबी का। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला स्वाबी की तहसील टोपी कुदरती हुस्न से मालामाल है। यहाँ के मशहूर सियाती मकामात टोपी बैराज, तरबेला डैम, गाजी बरोथा और अब्बासीन सारा साल मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बने रहते हैं। मौसम गर्मा में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ख़ास तौर पर स्वाबी से आने वाले हज़ारों सयाह तहसील टोपी के इन सियाहती मकामात का रुख करते हैं, जहां वो दरियाए सिंध के किनारे यादगार तस्वीर बनाते और सेल्फियां लेने के साथ साथ फितरत के दिलकश, हसीन और खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए दिखाई देते हैं। सलीम अली जई साहब हैं जी, लोकल साफ़ी हैं यहाँ तहसील टोपी के। सलीम साहब, सबसे पहले क्योंकि हम तहसील टोपी में हैं, तो ज़रा तहसील टोपी की हिस्ट्री के बारे में बताइएगा। असल में यहाँ पर एक पहाड़ी है जो टोप की शक्ल में है, और वहाँ पर जिरगे होते थे उस्मान के, तो इसी वजह से ये दारुल खिलाफा था ये उस्मान इलाके का। और यहाँ पर जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा डैम, एशिया का सबसे बड़ा डैम तरबेला डैम वाक़या है। और यहाँ टोपी की जो है ना 1 लाख कनाल अराजी जो है ना यहाँ के लोगों ने इस डैम के लिए वक़्फ़ किया है। फिर जो है ना दुनिया का 8वां अजूबा गाजी बरोता प्रोजेक्ट जो है ना डैम, इसको 8वां अजूबा कहा क्यों जाता है? ये इसलिए कहते हैं सर जी कि बहुत लंबा झील है, 53 किलोमीटर नहर है टोपी से लेकर ये अटक बरोता के मकाम पर, वहाँ फिर पावर हाउस है। तो ये 53 किलोमीटर लंबी नहर है, वहाँ पे फिर पावर हाउस बना है, तो इसलिए इसको दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं। और कितनी बिजली पैदा होती है इस गाजी बरोता डैम से? तरबेला डैम से तकरीबन 8000 मेगावाट, और गाजी बरोता डैम से जो है ना तकरीबन 2000 मेगावाट बिजली पैदा होती है। मतलब है तहसीली टोपी जो है ना यहाँ 8000 मेगावाट बिजली पैदा करे। इस बिजली की वजह से हमारा पूरा पाकिस्तान उन्होंने रोशन किया है। ये जो आपको सामने पहाड़ी सिलसिला नज़र आ रहा है, ये हिंदू शाही दौर का है। अच्छा, हिंदू शाही दौर है, और यहाँ पर अब भी आसार मौजूद है। ये वाहिद तहसील है खैबर पख्तूनख्वा की जिसमें 2 डैम हैं। हाँ, ये वाहिद तहसील है टोपी जिसमें तरबेला डैम भी है, और बुलंदी पर है रहते दिल के पास है, बुलंदी पर है रहते दिल के पास है, रौनके पाओगे देखोगे जिधर, रौनके पाओगे देखोगे जिधर। तहसील टोपी में यूँ इस वक्त और बेशुमार जो लोकल टूरिस्ट हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं और दरियाए अब्बासीन में एंजॉय कर रहे हैं।
और बेशुमार यहाँ पर भी, क्योंकि अभी शाम होते ही यहाँ जो लोकल टूरिस्ट हैं ख़ास करके टोपी और स्वाबी की तरफ से उनका रुख यहाँ पर होता है, क्योंकि करीब 3 टूरिस्ट पॉइंट है। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं लोकल पटवारी हैं यहाँ के ही तहसील टोपी से, उनसे बात करते हैं। जी पूरा नाम बताइएगा अपना। जी मेरा नाम ज़ुबैर अली है। अच्छा ज़ुबैर साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा टोपी में कौन कौन से टूरिस्ट मकामात हैं और ज़्यादातर सयाह कहाँ जाते हैं घूमने टोपी के में लिए? ये गाजी बरोता बैराज के किनारे ज़्यादा लोग आते हैं, अब्बासीन के किनारे। इसके अलावा इधर ग़ुलाम इसहाक़ खान इंस्टीट्यूट भी है जो कि मुल्क के आला तरीन यूनिवर्सिटियों में शुमार होती है, रैंकिंग उसकी बहुत अच्छी है। इसके अलावा हमारे सवाबी और तहसील टोपी में खासकर तोरबेला डैम भी है। सर साहिबजादा अब्दुल कयूम खान जो कि इस्लामिया कॉलेज पेशावर का बानी भी है, उसका मज़ार और घर भी इधर टोपी में है। टोपी में ही है। और इस पॉइंट के बारे में बताइएगा। ये पॉइंट जो है ना, ये तो अब्बासीन का किनारा है और दोपहर के वक्त या गर्मी जब ज़्यादा होती है तो मकामी लोग और दूर दराज चारसद्दा, मर्दान, पेशावर, दूर इलाकों से लोग इधर आते हैं। अच्छा आप ज़रा बताइएगा जी, ये जो अब्बासीन दरिया है इसको मुख्तलिफ नाम है इसके, यानी इसको दरिया सिंध भी कहा जाता है, और किन किन नामों से इसको पुकारा जाता है? और जाता तो ये दरिया सिंध से उसके बाद समुद्र में जा रहा होता है। दरिया सिंध जो है ना, ये 3200 किलोमीटर तवील दरिया है और ये जनूबी एशिया का सबसे बड़ा दरिया है। ये जो ग्लेशियर के पानी है, ख़ासकर जो हमारा चतराले वहाँ से निकला है और इसको पुश्तो में अब्बासीन कहते हैं, यानी दरियाओं का बाप। उर्दू में उसको जो है ना दरिया सिंध कहते हैं और अंग्रेज़ी में इंडस रिवर कहते हैं। इस वक्त दरियाए अब्बासीन के किनारे हैं और बहुत ही खूबसूरत एक हुजरा डेवलप किया गया है और बेशुमार टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं। और ख़ास करके जो पानी की ये जो मौजें हैं, इंडस रिवर भी इसको कहा जाता है, बल्कि गाजी बरोथा भी साथ से है, तो इससे टूरिस्ट एंजॉय करते हैं। हम यहाँ पर मौजूद हैं इस हुजरे में, इसके ओनर हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। जी नाम बताइएगा। हाफिज़ अरशद हबीब है। हाफिज़ अरशद हबीब साहब, बताइएगा ज़रा इस हुजरे के बारे में और ख़ास करके टूरिस्ट कहाँ कहाँ से यहाँ आते हैं? यहाँ तो पाकिस्तान से, सारे पाकिस्तान से, ख़ासकर फॉरेनर्स भी आते हैं। अच्छा, आपको कैसा लगा? बहुत ही खूबसूरत लगा माशाल्लाह। आपने तो जंगल में मंगल बनाया हुआ। हम तो आए थे स्वाबी को, तो वैसे लोग कहते हैं सिर्फ रेतरी ज़मीन, लेकिन यहाँ पर आके तो हमें तो बहुत ही खूबसूरत लगा। अच्छा लगा? जी जी। और इसके अलावा आपको एक वो वाली बात बताऊं, राज वाली, जो आप कहते हैं कि टैलेंट है आप में या हाँ नहीं हाँ, है? पठान तो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। कहते हैं जी कि पठान जो भी काम शुरू करते हैं उसको अंजाम तक पहुँचाते हैं। चरपाइयाँ आपकी बड़ी नायाब हैं और बड़ी एंटीक्स है। ये किस चीज़ की बनी हुई है? ये आपको नज़र आ रही है? जी 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 बिल्कुल। ये वो वाले गोले हैं जो पुख्तूनों पे बरसाए हुए। आय हाय हाय हाय, इनसे दर्द बड़ी हमने- दस्तार। रशियन वार में भी बरसाए गए हैं, सब कुछ अमेरिका ने भी आके बरसाए हैं। इस पे सब कुछ लिखा हुआ है। जी जी बिल्कुल। ये उनके जो है चारपाई हमने बनाई। हमारे कारीगर इतने टैलेंटेड हैं और हम क्या करें। ये नहीं, ये माटर गन तोप के गोले हैं जी आप जिनसे पाए बनाए गए इस चरपाई के। जी वो वाली बात है कि आप मतलब है आग बरसाते हैं तो हम फूल उगाते हैं। और ये कितनी चरपाइयाँ आपने बनाई हैं और ये आइडिया किसका था बेसिकली? ये बेसिकली आइडिया तो मेरा एक बड़ा भाई है, अच्छा। उनकी आइडिया थी और वो उन्होंने एक कारीगर से पेशावर से बनाए थे। अच्छा। पेशावर में ये, और इस जगह को देखकर हाँ हाँ। हमने एक हुजरा टाइप बनाना था ठीक। जिसमें हमारे कल्चर और जो हमारे साथ जो कुछ है, तो फैमिली रिजॉर्ट गाजी के नाम से बिल्कुल, हाँ। ये है, लेकिन मतलब है जो भी आते हैं फैमिलीज वगैरह वो अच्छा महसूस करते हैं क्योंकि ये अच्छा लगता है और खास दरिया- करके एंजॉय भी करते हैं। अच्छा, इसके बारे में पूछते हैं आपसे कि ये इसके पाए किस चीज़ के बने हुए हैं? ये माटर गोले जो हम पे बरसाए गए थे वो वाले हाँ हाँ जी वही वाले ये हैं, लेकिन इसके टूरिस्ट काक हैं। पूछते हैं आपसे आके कि ये किस चीज़ की बनी अक्सर हुई है? औकात किसी न किसी को जब पता लगता है तो कहता है नहीं यार, तो इन पे आप देखें ना, बिल्कुल लिखा सब हुआ है, कुछ बिल्कुल। लिखा हुआ है। हाँ। जो बोर है, जो 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 कुछ है उन्होंने सब बिल्कुल। कुछ लिखा है, सब वही कुछ है, लिखा हुआ है, वही वाला है। वही है इंशाल्लाह। और टूरिस्ट को क्या पैगाम देंगे जी, किन किन रास्तों से होते हुए वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं? इस्लामाबाद की तरफ से जो बंदे आते हैं हमारे टूरिस्ट भाई बहन सब जी, जी। कुछ, तो वो उनके लिए तोरबेला इंटरचेंज तरबेला इंटरचेंज से होते हुए यहाँ आ और सकते हैं। पेशावर इस साइड से जो आते हैं तो उनके लिए चर्च इंटरचेंज। जी आप हमारे साथ रहें जी, हम अभी टोपी में ही हैं, तहसील टोपी है ये, डिस्ट्रिक्ट स्वाबी की, जिसको आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब कुछ और नए पॉइंट हैं उनके ऊपर हम आपको लेके जाएंगे।
गुलाम इसा खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को GIK के नाम से भी पुकारा जाता है। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला स्वाबी की तहसील टोपी में वाक़या इस इदारे का शुमार दुनिया के मशहूर इंजीनियरिंग इदारों में होता है। इसकी बुनियाद 1988 में इंजीनियरिंग की तालीम को फ़रोग़ देने के लिए रखी गई और उस वक्त के सदर गुलाम इसा खान इसके तायाद सदर मुकर्रर हुए, जबकि मुस्लिम पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इस इंस्टीट्यूट के पहले प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने। इस इदारे की तामीर का काम 1990 में शुरू हुआ, जबकि बाकायदा इफ्तिताह 1993 में हुआ। GIK इंस्टीट्यूट में इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट साइंसेज समेत कई शोबों में ग्रेजुएट एजुकेशन की तालीम दी जाती है और यह इदारा अपने तलबा को मियारी तालीम के साथ आर्ट, कल्चर, साइंस, फ़नून लतीफ़ा जैसी सरगर्मियों में भी बाकायदा सलाहियतों को फ़रोग़ देने के लिए भी साजगार माहौल फराहम करता है। इस वक्त मैं टोपी में हूँ और टोपी में गुलाम इसा खान इंस्टीट्यूट है जो अपने अंदर भी बेशुमार हिस्ट्री समोए हुए है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर फजल अहमद खालिद साहब। उनसे हम बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा, जब नाम आता है गुलाम इसा खान साहब का तो बहुत बड़ी पर्सनैलिटीज़, इस इदारे की हिस्ट्री बताइएगा कि किन मकासद के तहत और कब ये कायम हुआ और कायम करने वाले उस वक्त वो लोग कौन थे। बहुत शुक्रिया डिस्कवर पाकिस्तान का कि आपने GIK इंस्टीट्यूट का इंतखाब किया और हमें कवरेज का मौका दिया और जो वेरियस एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनके बारे में हम अपडेट करते हैं आपको। तो इस साल हम इंस्टीट्यूट के 30 साल मुकम्मल कर रहे हैं एज ए क्वालिटी इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान और हमारे कोई 7,000 अलुमनाई ओवर 70 कंट्रीज़ में बाहर और पाकिस्तान के अंदर नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज़ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। तो 30 सालों में किसी भी यूनिवर्सिटी की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो इट्स नॉट ए बिग स्पैन ऑफ टाइम, लेकिन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन और नॉलेज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो थिंग्स हैव बिकम वेरी फास्ट। तो उसी स्पीड के साथ हमें भी अपने करिकुलम, हमारी एजुकेशनल परसूट्स और उनका जो नेशनल डेवलपमेंट में रोल है वो इंतहाई अहम हो जाता है। और इसी को शायद 30 साल पहले हमारी जो इम्पॉर्टेंट फाउंडिंग फादर्स थे लेड बाय द देन प्रेसिडेंट मिस्टर गुलाम इसा खान, उन्होंने एनविजिज किया कि इस इंस्टीट्यूशन को बनाया जाए और उसमें उनके साथ एक बहुत बड़ी एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ की टीम थी जिसमें डॉक्टर AQ खान थे और डॉक्टर H बेग साहब थे, इलाई बख्श सोमरो साहब थे और फिर इंटरनेशनल पैनल ऑफ एक्सपर्ट था जो कि गाइड कर रहा था, प्लान कर रहा था। तो बेसिकली एंड ऑफ 80s में शुरू हुआ और फिर 93 में फर्स्ट बैच इंडक्ट हुआ विद 124 स्टूडेंट्स के साथ। कितने इंजीनियर आप प्रोड्यूस कर चुके हैं, ख़ास करके जब आप मुआजना करते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ, तो हमेशा जो पाकिस्तान की रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा लो आती है और इसकी एक रीज़न ये है कि वो कह रहे हैं जी कि आप साइंटिस्ट और इंजीनियर प्रोड्यूस नहीं कर रहे। तो जब हम बात करते हैं गुलाम इसा खान इंस्टीट्यूट की, तो कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज आपकी जो नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस इदारे को प्रेजेंट किया हो, इसी इदारे से वो पढ़ के गए हों, वो बताइएगा। और जैसे कि मैंने कहा कि क्या वजह कि PhD तो आपको मिलते हैं मुख्तलिफ बेशुमार प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन जब आप साइंस की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इस सेक्टर को आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, आजकल के दौर में तो किसी भी मुआशरे ने और सोसाइटी ने तरक्की करनी है तो बगैर साइंस और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के तो शायद हम इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस ना कर पाएँ। तो उसके लिए अच्छे इदारे जो है वो किसी भी मुल्क की एक बुनियादी उसमें अहमियत है। और इंस्टीट्यूशन लाइक GIK इंस्टीट्यूट जो कि इतना बड़ा नहीं है, चूँकि फुली रेजिडेंशियल कैंपस है, तो उसके बहुत सारे हमें एडवांटेज मिल जाते हैं स्टूडेंट्स के हवाले से और फैकल्टी की अवेलेबिलिटी, हमारे लेट प्रोग्राम चलते रहते हैं। लेकिन जो आपने सवाल किया वो ये है कि हमारे इस वक्त 7,000 ग्रेजुएट्स हैं जिसमें बैचलर भी हैं, मास्टर और PhD ग्रेजुएट्स हैं और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज़ में वो काम कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं जो कैम्ब्रिज, MIT, ऑक्सफोर्ड और डिफरेंट वेल नोन यूनिवर्सिटीज़ में ना सिर्फ ये कि उन्होंने डिग्री हासिल की बल्कि उन्होंने अपना रिसर्च में एक नुमाया नाम पैदा किया है। और
इट हैज़ क्रिएटेड एन इम्पैक्ट इन द सेंस टू इंश्योर कि जी क्वालिटी ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और दे आर कंट्रीब्यूटिंग एट नेशनल लेवल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल। पिछले चंद सालों से हमने एक्सपेंशन की है। इस वक्त हमारे पास जो एनरोलमेंट है वो कोई 2400 के करीब है और उसमें कोई 200-300 के लिए वो मास्टर और PhD के ग्रेजुएट्स हैं और बाकी बैचलर हैं। हमारे 6 नए प्रोग्राम आए हैं जो कि इमर्जिंग फील्ड्स ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैं और उसके अंदर जो है हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, डेटा साइंस है। फ्यूचर प्लान सर क्या हैं आपके? फ्यूचर के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो इमर्जिंग फील्ड्स हैं जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हमारे 6 प्रोग्राम आ गए हैं और उसके साथ साथ हम मशीन लर्निंग और एडवांस डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग है। तो इमर्जिंग फील्ड्स के जो 6-7 इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं उनको हम अपने ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स में भी ब्लेंड कर रहे हैं और आगे भी कोशिश होगी कि नए जो प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर हम एक्सपेंड करें। और एक प्रोजेक्ट हमारा अभी जो हमारी पेरेंट बॉडी है सॉफ्टेस्ट, उन्होंने फाइनल किया है और हम एक सब कैंपस इस्लामाबाद के अंदर प्लान कर रहे हैं। हम जो एक्सपोर्ट की बात करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं, तो अब सिर्फ नेशनल लेवल पे कंपटीशन नहीं है। वी हैव टू थिंक ग्लोबल इन द सेंस दैट वी कैन कंट्रीब्यूट इन द ग्लोबल मार्केट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, बादलों पर हम चले एक नई डगर, बादलों पर हम चले एक नई डगर। आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट में हूँ और यहाँ यूथ के साथ हैं, यानी स्टूडेंट के साथ हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटीज़ प्लान की गई है, यानी कोई होली का त्यौहार नहीं बनाया जा रहा, बल्कि ये एक गेम है जिसको कहा जाता है कलर फिस्ट। एक स्टूडेंट है हमारे साथ, उनसे हम पूछते हैं, जी बताइएगा ज़रा कलर फिस्ट बेसिकली ये गेम है क्या? GIK का जो कल्चर है वो सारा सोसाइटी के ऊपर ज़्यादा बेस्ड है। तो हर सोसाइटी अपना एक ना एक इवेंट वगैरह करवाती है जिसमें मतलब वो अपनी एक पहचान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो हमारी सोसाइटी जो है वो नक्श एक आर्ट्स की सोसाइटी है। तो आर्ट्स से हमारा ताल्लुक़ है, तो इस वजह से हम लोग एक कलर फेस्ट का इवेंट कराते हैं जो कि बेसिकली एक हमारा होली की तरह खेला जाता है, जिसमें 2 टीम्स होती हैं और वो आपस में एक फ़ाइट करती हैं और इस तरह हम लोग मुख्तलिफ कलर्स के साथ खेलते हैं और ये एक हमारा एनुअली एक होता है मतलब इवेंट समझ। आप देखते हैं जी ये कलर फिस्ट गेम और आपके लिए हम एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ पहाड़ों के सफ़र प्रोग्राम में डिस्कवर पाकिस्तान से। तो इनकी गेम फिर प्लीज़ स्टार्ट करवाइएगा। प्यारे खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त हैं हम। तो जैसे कि थ्रू आउट जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ की क्लासिकल मौसीकी और वहाँ का जो डांस है वो भी हम आपको दिखाते हैं। आपने कहाँ से सीखा या किससे? नहीं, बेसिकली तो मलकन एजेंसी एक अलग एजेंसी है। बिल्कुल। और उधर हमारे इलाके में ये एक ट्रेडिशनल डांस है जो अक्सर लोगों को आते हैं और जो सीखते हैं, जो शौक से ये डांस करते हैं। ठीक है, और आप ही लीड कर रहे हैं इस ग्रुप को? जी जी। अच्छा, आप कहाँ से? मेरा ताल्लुक स्वात से। अच्छा, आप इस स्वात से हैं। आप? मेरा ताल्लुक खानेवाल से। खानेवाल, यानी पंजाबी भी आप अब तक डांस सीख चुके हैं? बिल्कुल सर। आप? सवात से सर। सवात से। चलें प्लीज़ ज़रा शुरू करें फिर।
जी एक और स्टूडेंट है हमारे साथ और इनको क्लासिकल डांस का भी शौक़ है। पहले हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये शौक़ इनका कब से है और उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस जो है वो भी आपको दिखाएंगे। जी नाम बताइएगा सबसे पहले। मेरा नाम निशा शेर है और मेरा ताल्लुक़ हुंज़ा से है। क्लासिकल और सेमी क्लासिकल डांस की जब बात आती है तो शुरू में मैंने इतना ज़्यादा इन चीज़ों पे फोकस नहीं किया था जब मैं कॉलेज और स्कूल के टाइम पे। जब लेकिन डांस का शौक़ था आपको बचपन जी मुझे से? था बचपन से। तो अच्छा। स्कूल के जो हमारे शोज़ वगैरह होते थे या इवेंट्स वगैरह, उसमें छोटे मोटे उन इवेंट्स में हिस्सा ले लेती थी। तो उसके बाद जब से फिर मैं GK आई हूँ उसके बाद से मैंने CTS डांस टीम ज्वाइन की और साथ में हम लोग अक्सर इवेंट्स पे परफॉर्म करते रहते हैं, एक्ट्स वगैरह। एम क्या है कि आप इसी क्लासिकल फील्ड को आगे जाके अडॉप्ट करेंगी, कुछ नाम कमाने की कोशिश करेंगी या आपने इंजीनियरिंग को ही चूज़ करना है? बट प्रोफेशनली मैं चाहूँगी कि मैं इंजीनियरिंग में रहूँ, लेकिन साथ साथ में एक साइड पैशन की तरह मैं इसको, एक साइड हॉबी की तरह मैं इसको चलाती रहूँ। क्योंकि मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप एक फ़ील्ड में होते हैं एक प्रोफेशनल लेवल पे, तो उससे कभी कभी आप स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, तो उस चीज़ से निकलने के लिए आपको एक एस्केप चाहिए। तो आर्ट्स, जो डांस, पोइट्री, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें एक एस्केप है मेरे लिए। तो मैं चाहूँगी कि इसको प्रोफेशन ना बनाऊँ और एक हॉबी की तरह रखूँ। चलें जी, आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं और हम उम्मीद करते हैं अपने ऑडियंस से कि प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में फ़र्स्ट टाइम आप देख सकेंगे। तकरीबन 2 साल हो चुके हैं इस प्रोग्राम्स को होने वाले हैं, लेकिन किसी भी यूथ की परफॉर्मेंस एज ए डांस परफॉर्मेंस मेरे प्रोग्राम्स में, तो आए ज़रा इनका देखते हैं कि कितने अच्छे तरीके से क्लासिकल डांस ये करती हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सकाफती और सदियों पुराना खेल मोखा आज भी स्वाबी की तहसील टोपी में अपनी असल रूह के साथ खेला जाता है और यहाँ के लोगों ने इस कदीमी खेल को अपनी असली हालत में जिंदा रखा हुआ है। मोखा दरअसल मकामी तीर अंदाजी और नेजाबाजी का फन है। इसको खेलने के लिए एक रवायती तीर कमान की जरूरत होती है और ज्यादातर खिलाड़ियों के पास अपना तीर कमान होता है जिससे वो तीर अंदाजी करते हैं। मोखा खेल में इस्तेमाल होने वाली खास किस्म की तीर कमान और नीजे इसी इलाके के मकामी कारीगरों के हाथों से बने होते हैं। बोको गांव है डिस्ट्रिक्ट स्वाबी का, जहां पर इस वक्त सबसे कदीमी जो खेल है मोखो वो खेला जा रहा है और 2 टीमें इस वक्त यहां पर मौजूद हैं और ये टूर्नामेंट का इनकाद यहां पर किया गया। उनके कैप्टन यहां पर हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी नाम बताइएगा अपना। मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास, कहाँ से टीम लेके आए हैं आप? हसन अब्दाल। हसन अब्दाल सुल्तानपुर से लेके आए टीम। मेरा नाम सियाद अकरम है, मैं हेमलेट से ताल्लुक़ रखता हूँ और हेमलेट से हम आए, हमने इधर टूर्नामेंट में हिस्सा लिया है और सुल्तानपुर के साथ हमारा मैच था आज पहला बोको में। अच्छा। मखे का। तो वो जीते आपने? तो अभी शुरुआत अभी होने वाली है। स्टार तो ये जीत गए, बिल्कुल स्टार ही है। गांव बोको और डिस्ट्रिक्ट स्वाबी और कदीमी खेल जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं रफ़ीक ज़मान खान साहब, जो बेसिकली ये टूर्नामेंट इनकाद कर रहे हैं और इस कदीमी जो खेल है मोखे, इसको इन्होंने ज़िंदा किया हुआ है इस डिस्ट्रिक्ट स्वाबी में। तो उन्हीं से ही बात करेंगे। जी रफ़ीक साहब, माशाल्लाह टीमें तो खेल रही है ज़बरदस्त। इस खेल की हिस्ट्री बताइएगा कि इसकी इफ्तिताह कब हुई और किस मकसद के लिए ये खेल खेला जाता था? बहुत पुराना है, मुझे अजदाओ बाबू को भी नहीं याद नहीं था कि ये कब से शुरू हुआ है। यानी सिखों दौर से भी पहले था? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत पुराना खेल है और ये सब्जी कौम का खेल है।
जो ये तीर कमान का खेल है ना, तो इसमें ज़्यादातर जो उबूर हासिल है ना, वो हमारी जो आज की टीम खेल रहा है ना, कयावाली, जी जी, हम ऐसे कयावाल कहते हैं ना, हालांकि ये बरुतमान के लोग हैं। अच्छा, तो ज़्यादा उबूर इन लोगों को हासिल इस तीर कमान के निशानबाजी के। ठीक है। बाकी स्वाबी ज़िला में सारे गाँव में ये खेल खेला जाता है। इसके अलावा बुनेर में भी 5-6 गाँव में खेला जाता है, मर्दान वो काटलंग के अलाके 4 गाँव में भी खेला जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये यहाँ पर है। अच्छा, अब ज़रा बताइएगा कि ये तीर कमान तो बेसिकली ये था कि दुश्मन से अपने आप को महफूज रखने के लिए निशानाबाजी सीखी जाती थी, तो क्या वही जब पुराने वक्तों में लड़ाइयाँ होती थी तो इसी तरीके से तीर कमान से होती थी? वही तीर कमान से होती थी, लेकिन उसके वो तीर जो था ना, वो तो 5 फुट का था। ठीक है। ये जो अब वो तीर जो है ना, ये 8 फुट का है। ठीक है। वो 5 फुट का हुआ करता था, और उसमें वो एक सुम्ब किसी की मारने के लिए वो लोहा लगा हुआ था, और इसको जो लगा हुआ है ना, जी जी, अब इसे तुबरी कहते हैं। ठीक है। तुबरी। बाकी जो वो सामने जो है ना, बुत, सामने बुत, बिल्कुल बुत, ये जो काला वाला बड़ा है ना, बिल्कुल, ये निशान है चेहरे का। चेहरे का, ठीक है। और ये जो सफेद वाला है ना, टके, टके, बिल्कुल, ये नाक का है। नाक का है। तो ट्रेनिंग इसलिए वो पुराने ज़माने में वो लोग झगड़ों के लिए जो खेल खेलते थे ना, तो यही बनाते थे कि जो ये टिक्की मारेगा ना, तो ये चेहरे के मुंह पे मारेगा, तो ये बहुत निशानाबाज होगा। और अभी पॉइंट भी उसी को ही मिलते हैं, जो व्हाइट, जो गोल के अंदर व्हाइट सा निशान बना है, बिल्कुल, वो मारेगा तो उसे पॉइंट मिलता है, यानी एग्जैक्ट जाके टके के ऊपर लगेगा, यानी व्हाइट जो निशान नजर आ रहा है, अगर ये सफेद वाले से नहीं लगे हो ना, वो पॉइंट नहीं मिलता। और जब एक पॉइंट मिलता है, कितने पॉइंट मिलते हैं? और जीत और हार का फैसला कैसे होता है? एक दफा मारने से एक हुआ पॉइंट मिलता है। ठीक है। और अगर ज़ाया हो गया तो पॉइंट नहीं है वो? नहीं। ठीक हो गया। और कितने निशाने एक प्लेयर ले सकता है? एक प्लेयर एक टीम में 4-4 वार करते हैं ना, 4 वार करते हैं, तो 4 में वो 4 भी मार सकते हैं, 3 भी मार सकते हैं, 2 भी मार सकते हैं, नहीं भी मार सकते ना, नहीं मार सकते। और दूसरी टीम अगर मार लेगी तो वही विनिंग पोजीशन बिल्कुल, मुकाबला तो एक खिलाड़ी उसका, एक टीम का होगा, दूसरा खिलाड़ी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये इसके बारे में बताइएगा जरा। ये अब ये मैं इसके बारे में ये बताता हूँ ना, कि इसे कहते हैं बाजोड़ी। बाजोड़ी, बाजोड़ी, ठीक। ये बाजोड़ में बनती है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। इसमें लकड़ी होती है, हाँ, और वो गाय भैंसों के वो पाँव वाला जो पट्टे होते हैं ना, ठीक है, वो भी इसमें इस्तेमाल होते हैं। और ये इसके सींग है। ठीक है। ये इस सींग से बनाते हैं। अच्छा, ये जो तीर कमान बना हुआ है सींग से है? ये सींग से बनाते हैं। ठीक है। इसमें लचक है या मजबूती है? ये ना, ये वाला जो बनाते हैं ना, ये सींग से बनाते हैं। ठीक हो। आजकल इसकी कीमत तो लोगों ने 50,000 तक पहुंचा दी है। इस एक कमान की कीमत 50,000 रुपए। अच्छा, आजकल ठीक है। निगरानी के दौर में इसकी भी पहले ये। और ये कौन से जानवर का है? ये मारखोर के सींग। वाह जी, क्या बात है। और ये सबसे अच्छा तीर कमान वही बनती है जिसमें मारखोर का सींग यूज हुआ होता है। डिस्ट्रिक्ट स्वाबी की तहसील टोपी में, और टोपी की हिस्ट्री के ऊपर नज़र डाली हमने। वहाँ पर जो NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, यानी शुमाल मगरबी सरहदी सूबे के ब्रिटिश राज में जो पहले यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, यानी वज़ीर आला थे साहबजादा अब्दुल क़य्यूम खान, उनकी लाइफ के ऊपर रोशनी डाली। इसके अलावा वहाँ पर एक और पाकिस्तान के साबिक सदर गुलाम इसाक खान के नाम पर एक गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी है। उसके बारे में बताया कि जदीद टेक्नोलॉजी के मुकाबला करने के लिए और दुनिया के साथ मुकाबला करने के लिए वो किस किस्म के इंजीनियर पैदा कर रहा है, जो बैनुल-अक़वामी सतह पर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। टूरिस्ट पॉइंट के ऊपर हम आपको लेके गए, ख़ास करके वहाँ पर गाजी बरोथा डैम के ऊपर, वहाँ बेशुमार टूरिस्ट आते हैं शाम के टाइम, ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट मर्दान, स्वाबी और गिरदोनवा से। और ये जो टोपी तहसील है, ये एक साइड से डिस्ट्रिक्ट जो हज़ारा डिवीज़न है उसके डिस्ट्रिक्ट हरीपुर के साथ भी मिलती है, यानी गाजी बरोथा बिल्कुल जो गाजी है वो डिस्ट्रिक्ट हरीपुर की तहसील है। जब भी गाजी से आप 2 मिनट की ड्राइव निकलते हैं, यानी जंक्शन पॉइंट है, तो वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा की तहसील टोपी शुरू होती है। रवायात के बारे में हमने आपको बताया, और ख़ास करके एक तारीख़ी खेल जो सदियाँ पुराना खेल मोखे है, उसको भी यहाँ पर ज़िंदा किया गया है। और शो की खातिर
जो दूर दराज से टीमें आती हैं हज़ारा डिवीज़न और खैबर पख्तूनख्वा की, उसके मुख्तलिफ टूर्नामेंट के भी इनकाद होते रहते हैं। रूट बहुत ही ईजी है, जब भी आप तहसील टोपी की तरफ आएँ, ज़ाहिर है टूरिस्ट पॉइंट के साथ साथ ये एक तारीख़ी तहसील है। मोटरवे जंक्शन पॉइंट से होते हुए आप गाज़ी इंटरचेंज से नीचे उतर के भी टोपी में पहुंच सकते हैं। अगर आप शावर से आ रहे हैं तो थ्रू आउट शावर मोटरवे से होते हुए स्वाबी इंटरचेंज से होते हुए भी यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को यहाँ स्वाबी से इजाज़त दीजिए, डिस्ट्रिक्ट स्वाबी से। किसी और डिस्ट्रिक्ट में आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।